Hey guys, this is Alnaki Khan and you are watching The Literature Man. Today we will summarize a Russian play, Cherry Orchard, written by a Russian playwright and short story writer, Anton Chekhov. उसने रशियन रियलिज्म पर काम करके दुनिया भर में नाम कमाया. Cherry Orchard is his last work. The play was originally published in January 1904. बाद में इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पब्लिश करवाया गया. The play was first performed on stage in the same year 1904. इस प्ले के राइटर एंटोन चेकोव का कहना था कि उसने एक कॉमिक प्ले यानी कॉमेडी लिखी है, जबकि प्ले को परफॉर्म करवाते वक्त इसके प्रोड्यूसर ने कहा कि ये एक ट्रेजेडी है. बाद में आने वाले क्रिटिक्स का मानना है कि ये एक ट्रेजिक कॉमेडी है, यानी इसमें कॉमेडी और ट्रेजेडी दोनों के एलिमेंट्स पाए जाते हैं. The play is written in 4 acts and it is set in a state in Russia at the turn of 20th century. So let's summarize the play Cherry Orchard. Lyuba Ranevsky is a middle-aged Russian woman. एक रशियन औरत है और यही औरत इस प्ले की प्रोटैगनिस्ट है. ये अपनी खुद की एक स्टेट की मालिक है. इस स्टेट का नाम चेरी ऑर्चर्ड है. इसके नाम के पहले वर्ड ल्यूबा का मतलब है लव. यही वजह है कि पूरे प्ले में सिर्फ मैडम रेनेफ्स्की ही वो करैक्टर है जो एक लवर रखती है. एक मेहरबान, सखी और खूबसूरत औरत जो बदलते हुए हालात के साथ तेजी से गुर्बत और जवाल की तरफ बढ़ रही है. यर्मोला लुपाकिन, सेकंड मेन करैक्टर. मैडम रेनेफ्स्की की स्टेट में काम करने वाले दो किसान पेरेंट्स का बेटा. गुलामों को आज़ादी मिलने से कबल, मतलब गुलामों को आज़ादी मिलने से पहले, रेनेफ्स्की फैमिली ने लुपाकिन के ग्रैंड पेरेंट्स को बतौर गुलाम खरीदा था. एक सेल्फ कॉन्शियस यानी अपने बारे में सोचने वाला शख्स है जो अक्सर अपनी तालीम और तरबियत में कमी रह जाने की शिकायत करता दिखाई देता है, और इस सब की वजह फ़कत उसका रेनेफ्स्की स्टेट में बतौर गुलाम काम करना है. खैर, अब वो एक अच्छा बिजनेसमैन बन चुका है. लियोनिड गाइव इज ब्रदर ऑफ मैडम रेनेफ्स्की, एक शफीक और फिक्रमंद भाई, मगर अपने से कम स्टेटस के लोगों के साथ इसका बिहेवियर कुछ डिफरेंट है. ही इज ऑलमोस्ट 51 ईयर्स ओल्ड. अक्सर खाने की मेज पर ये लंबी लंबी तकरीरें करने लगता है और फिर आखिर में यही कहता है कि मैं तो खामोश हूँ. अक्सर बच्चों जैसी हरकतें करता है, जैसा कि मिठाई खाता रहता है और दूसरों की इंसल्ट कर लेना वगैरह वगैरह, यहाँ तक कि अपनी जैकेट पहनना भी भूल जाता है. वारिया इज अडॉप्टेड डॉटर ऑफ रेनेफ्स्की, एक 24 साल लड़की जो लुपाकिन से मोहब्बत करती है, मगर चाहती है कि लुपाकिन खुद उसे प्रपोज करे. शी इज हार्ड वर्किंग एंड रिस्पॉन्सिबल. वो एक सेंसिटिव लड़की है जो हर बात महसूस करती है. अनाया इज रियल डॉटर ऑफ रेनेफ्स्की, एक 17 साल लड़की जो मैडम रेनेफ्स्की की असल बायोलॉजिकल बेटी है. ये ट्रोफिमोव नाम के एक लड़के से इतना करीब हो जाती है कि लगने लगता है ये दोनों किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं. पीटर ट्रोफिमोव इज अ स्टूडेंट ऑफ लोकल यूनिवर्सिटी. उसके चेहरे के आसार बताते हैं कि यह शख्स मोहब्बत नाम की चीज से दूर ही है. ये मैडम रेनेफ्स्की के बेटे का ट्यूटर रह चुका है. बोरिस साइमोनोव पिशिक, अ नोबल मैन, जो कि रेनेफ्स्की की तरह एक जमीन का मालिक है. उसके नाम का मतलब है चीखने वाला. यह प्ले में एक कॉमिक यानी मजाहिया कैरेक्टर के तौर पर पेश किया गया है. फज, रेनेफ्स्की के यहाँ काम करने वाले सर्वेंट्स में सबसे मेन सर्वेंट. इसकी उम्र ऑलमोस्ट 87 ईयर्स है. अक्सर प्ले में माजी यानी पास्ट की बात करता दिखाई देता है कि पहले हालात कैसे हुआ करते थे और अब कैसे हो गए हैं. साइमन जैपिखोदोव is a clerk at Ranevsky's state. Yasha is a young male servant जो अक्सर मैडम रेनेफ्स्की के साथ सफर करता रहता है. बाकी कैरेक्टर्स के मुताबिक याशा एक गमाउना शख्स है. दुनिया शाह इज अ मेड सर्वेंट इन स्टेट. स्टेट यानी चेरी ऑर्चर्ड में काम करने वाली लड़की ये याशा से मोहब्बत करती है.
The play is set in a state cherry orchard on an island Yalta in Russia at the start of 20th century. प्ले का आगाज मई में होता है, मई की एक सुबह, जहां नौकर चाकर पड़ोसी दोस्त सब लोग इस स्टेट की ओनर या मालकिन मैडम रेनेफ्स्की की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। 6 साल पहले अपने हस्बैंड और फिर फौरन बाद अपने जवान बेटे ग्रीशा की मौत देखने के बाद वतन छोड़कर फ्रांस चली गई थी। वो इस अरसे में पेरिस में रही। वहां उसका किसी शख्स के साथ अफेयर रहा, मगर वो इसे धोखा देकर छोड़ गया। 5 साल गुजर जाने के बाद अब वो पेरिस से अपनी बेटी के हमरा वापिस आ रही है। उसके साथ उसकी बेटी अनाया है। इन सालों में वो बहुत सा कर्जा ले चुकी है। लोपाकिन जहां मौजूद लोगों को अपनी कामयाबी की कहानी सुनाने लगता है कि एक गुलाम पैदा हुआ था मगर उसने अपनी किस्मत खुद संवारी। एक और बूढ़ा सर्वेंट फज घर के कामों में मसरूफ है। उसने गुलामों की आज़ादी के बाद भी स्टेट के यहाँ काम करना नहीं छोड़ा। एक मेड दुनियाशा अपने और मेल सर्वेंट यापीखोदव के दरमियान रोमांस का इतराफ करती है। खैर फाइनली मैडम रेनेफ्स्की घर पहुंच जाती है। उसके साथ उसकी बेटी अनाया भी है। रेनेफ्स्की ने घर पहुंचकर खुशी का इजहार किया, मगर अनाया ने अपनी बहन वारिया को बताया कि जब वो माँ से मिलने पेरिस गई तो उसने अपनी माँ रेनेफ्स्की को गुर्बत में पाया। अनाया ये भी बताती है कि 22 अगस्त को उनकी ये खानदानी जायदाद, ये चेरी ऑर्चर्ड, ये स्टेट नीलाम होने यानी बिकने जा रही है कर्ज अदा करने के लिए। इसके बाद अनाया सोने के लिए चली जाती है। लोपाकिन इस स्टेट की फरोख्त के हवाले से मैडम रेनेफ्स्की को मशवरा देता है कि अपनी स्टेट यानी रियासत में बहुत सी कॉटेजेस यानी झोंपड़ियां बनवाए और गर्मियों में इन्हें लीज यानी किराए पर रेंट पर दे दे ताकि कुछ रकम कमा सके और जगह फरोख्त भी ना करना पड़े। मैडम रेनेफ्स्की और उसके भाई गाइव ने इस मशवरे को मुस्तरद कर दिया क्योंकि कॉटेजेस बनाने के लिए स्टेट में मौजूद चेरी ऑर्चर्ड यानी चेरी के बाग को काटना पड़ेगा। अब लोपाकिन इन्हें 50,000 रूबल्स कर्ज की ऑफर करता है कि यह रकम लेकर वो अपनी जायदाद नीलामी में खुद खरीद लें ताकि उनका प्यारा चेरी ऑर्चर्ड उन्हीं के पास रहे। इसके बाद रेनेफ्स्की ने जरूरत पड़ने पर एक और जवाल पजीर लैंड ओनर पिश्चिक को रकम उधार दे दी। ये चीज रेनेफ्स्की की सखावत को जाहिर करती है। नाउ जैसे जैसे स्प्रिंग सीजन खत्म होता जा रहा है और गर्मी बढ़ती जा रही है, मैडम रेनेफ्स्की भी कर्जे तले डूबती जा रही है। हमें बताया जाता है कि अनाया और ट्रोफिमोव के दरमियान और याशा और दुनिया शाह के दरमियान रोमांस जारी है, मतलब ये दो कपल्स रिलेशनशिप में है। इस फैमिली से रिलेटेड बाकी 3-4 लोग भी पहले के जैसे जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि बूढ़ा फज रोज बरोज वीक होता जा रहा है। मैडम रेनेफ्स्की को अक्सर और बेशतर अपने लवर की जानिब से फ्रांस से लेटर्स मौसूल होते रहते हैं। गाइव एक बैंक में जॉब करने का सोच रहा है। ट्रोफिमोव जो कि रेनेफ्स्की के बेटे के मरने से पहले उसे ट्यूशन पढ़ाया करता था, वो वहां आता है और इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क से मुतालिक बातें करने लगता है। थोड़ी देर में एक शराबी वहां आता है और खैरात यानी भीख मांगता है। रेनेफ्स्की उसे गोल्ड यानी सोने के चंद टुकड़े देकर रवाना कर देती है। ये चीज फिर से रेनेफ्स्की की सखावत को जाहिर करती है कि गरीब होने के बावजूद भी वो सखी है। अनाया और ट्रोफिमोव रेनेफ्स्की के इस अमल पर हैरान है कि खुद कर्जों तले डूबती जा रही है और अभी भी इस कदर खैरात। इसके बाद नीलामी के दिन ही मैडम रेनेफ्स्की एक पार्टी अरेंज करती है। यहाँ बहुत से मेहमान आते हैं। लोपाकिन और गाइव चेरी ऑर्चर्ड की नीलामी के लिए गए हुए हैं। रेनेफ्स्की को डर है कि ये लोग अपनी स्टेट चेरी ऑर्चर्ड को खो देंगे क्योंकि उनके पास ज्यादा रकम नहीं है उसे खरीदने के लिए नीलामी में। ट्रोफिमोव मैडम रेनेफ्स्की को ताना देता है कि तुम सच बर्दाश्त नहीं कर पा रही। फाइनली लोपाकिन और गाइव वापिस लौटते हैं और ये इंकशाफ करते हैं कि नीलामी के दौरान ये बाग चेरी ऑर्चर्ड लोपाकिन ने खरीद लिया है। वो खुश है कि उसने वो जमीन खरीद ली है जहां उसके बड़े गुलामी करते रहे। वो सब लोगों से पार्टी जारी रखने का कहता है, मगर जहां मैडम रेनेफ्स्की तबाह हो चुकी है और अनाया मां को तसल्ली देने की कोशिश कर रही है। इन द लास्ट एक्ट अब अक्टूबर का मंथ है। चेरी ऑर्चर्ड का मालिक अब लोपाकिन है और जहां दरख्तों की कटाई का काम हो रहा है, तमाम लोग स्टेट छोड़कर रुखसत हो रहे हैं। लोपाकिन सर्दियां गुजारने के लिए खारकोव यूक्रेन चला जाएगा। वानिया रेगुलिन्स चली जाएगी, यहां से 50 माइल्स 50 मील की दूरी पर। गाइव बैंक में काम स्टार्ट कर चुका है। रेनेफ्स्की अपने सर्वेंट याशा को साथ लेकर पेरिस वापस चली जाएगी अपने लवर के पास। शार्लोट जो कि एक और सर्वेंट है,
وہ پریشان ہے کہ چیری اورچرڈ تو اب رہا نہیں، سو وہ کہاں کام کرے گی۔ لوپاکن یقین دلاتا ہے کہ اس کے لیے کچھ ارینج کر دے گا۔ انایا نم آنکھوں سے اپنی ماں کو الوداع یعنی گڈ بائی کہتی ہے۔ رینیفسکی جاتے جاتے لوپاکن کو وانیا سے شادی کے لیے راضی کرنا چاہتی ہے، مگر لوپاکن کبھی بھی اسے پرپوز نہیں کرتا۔ بالآخر تمام لوگ گھر کے دروازوں کو لاک لگا کر اپنے اپنے راستے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ہاں مگر بوڑھا اور کمزور فز غلطی سے انوئنگلی ایکسیڈنٹلی گھر میں رہ جاتا ہے۔ تمام لوگوں کے جانے کے بعد وہ آڈینس کے سامنے سٹیج پر آتا ہے اور بڑبڑانے لگتا ہے کہ زندگی نے کیسے اسے پیچھے چھوڑ دیا۔ وہ صوفے پر لیٹتا ہے اور پھر وہیں لیٹا رہ جاتا ہے ہمیشہ کے لیے خاموشی سے، یہاں تک کہ چیری اورچرڈ میں کسی چیری کے درخت کو کلہاڑی سے کاٹنے کی زوردار تڑاک کی آواز سنائی دیتی ہے۔ سوشل چینج۔ یہ پلے بات کرتا ہے 1890s میں رشیا میں آنے والے سوشل چینج کی، کہ سوسائٹی میں کیسے غریب غلام آزادی پا چکے تھے اور تیزی سے ترقی کر رہے تھے، جبکہ دوسری طرف امیر طبقے کا زوال شروع ہو چکا تھا۔ ریزسٹنس اگینسٹ چینج۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے رشیا میں تمام لوگ بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ بدل رہے تھے، مگر میڈم رینیفسکی اور اس کی فیملی ابھی بھی پرانے طرز پر زندگی گزار رہے تھے۔ وہ اس پر قائم تھے، وہ قرضے میں ڈوب رہے تھے، مگر دوسروں کی مالی مدد کر رہی تھی میڈم رینیفسکی۔ اور پھر یہ کہ لوپاکن کا کوٹیجز بنانے کا فیصلہ بہترین تھا تاکہ کچھ پیسہ کمایا جا سکے، مگر ان لوگوں نے خود کو ذرا تبدیل نہیں کیا اور اس کے مشورے کو رد کر دیا۔ یہ ریزسٹنس تھی آنے والے چینج کے اگینسٹ۔ اپیرنس ورسز ریالٹی۔ بظاہر میڈم رینیفسکی ایک امیر عورت جبکہ لوپاکن ایک غلام فیملی کا بیٹا دکھایا گیا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اب میڈم رینیفسکی غربت کا شکار ہے اور لوپاکن مزید کسی کا غلام نہیں رہا اور پیسہ اس کے پاس آ چکا ہے۔ کلاس کنفلکٹ۔ پلے میں دو ڈیفرنٹ کلاسز دکھائی گئی ہیں، ایلیٹ یعنی اپر کلاس اور لوور کلاس یعنی غلام سرفس، اور پھر ان کریکٹرز کے ذریعے ان ڈیفرنٹ کلاسز میں سوچ کا فرق اور ان کے حالات دکھائے گئے ہیں۔ لوس از آلسو اے تھیم آف دا پلے۔ یہ تھیم بات کرتا ہے رینیفسکی سے اس کے ہسبینڈ اور بیٹے کی جدائی، لوس، اور پھر سٹیٹ یعنی چیری اورچرڈ کے چھن جانے کا۔ لو از آلسو اے تھیم ان دا پلے۔ پورے پلے میں ڈیفرنٹ کریکٹرز کے ریلیشنز دکھائے گئے ہیں۔ چیری اورچرڈ۔ نیلام یا فروخت ہونے سے پہلے تک چیری اورچرڈ کو تمام کریکٹرز کے پاسٹ کے سمبل کے طور پر دکھایا گیا ہے، اور سیل ہو جانے کے بعد اس کو زندگی کے نئے سٹارٹ کے سمبل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ وانیاز کیز۔ وانیا جو کہ چیری اورچرڈ میں ہیڈ آف مینجمنٹ کی جاب سنبھالتی ہے، اس کے پاس کافی ساری کیز کا ہر وقت موجود رہنا اس کی اتھارٹی اور مینجمنٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ بریکنگ سٹرنگ۔ پلے کے آخر میں چیری اورچرڈ میں لکڑی کے ٹوٹنے کی آواز آنا سمبل ہے غلاموں کے آزاد ہونے کا اور غلامی کے دور کے خاتمے کا۔ فز۔ رینیفسکی کی سٹیٹ میں کام کرنے والا بوڑھا فز خود ایک سمبل ہے اولڈ رشیا کا، اور پلے کے اینڈ میں اس کی موت سمبل ہے اولڈ رشیا کی موت، یعنی اب ہر طرف چینج آ چکا ہے۔ ان دا اینڈ فز فقط اتنا کہتا ہے، They have forgotten me, never mind, I will sit here a while. وہ مجھے بھول گئے ہیں، کوئی بات نہیں، میں یہاں تھوڑی دیر ہی بیٹھوں گا۔ اس پلے کی ایک فیمس اور فیوریٹ کوٹ جو کہ ٹروفیموف جیسا آپٹیمسٹک پوزیٹیو سوچ رکھنے والا شخص کہتا ہے، He says, All Russia is our orchard. مطلب یہ کہ نئے رشیا میں آزادی سے رہنے کے لیے سب کے پاس جگہ ہے، یہ پورا رشیا ہمارا اورچرڈ، ہمارا باغ ہے۔ So guys, take care, goodbye, tata, see you in the next video. اللہ حافظ.